साथियों का आज इस मौके पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे लिए खुशी का मौका है। खुशी का मौका इसलिए आप कल से देख रहे हैं कि तानाशाह सरकार किस तरीके से छात्रों के हकों की आवाज उठाने वाले दो युवाओं को कल से दबाने का प्रयास कर रही है, उनकी आवाज को बंद करने का प्रयास कर रही है। और आज कोर्ट से सारी वस्तुस्थिति को देखते हुए कानून के मुताबिक आज दोनों जमानत पर रिहा होकर के आए हैं। मैं इस मौके पर दीपक हमारे साथ हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष भी हैं CYSS के, दीपक का बहुत बहुत इनका अभिनंदन करता हूं। और नवीन सांपला जी जो कल के प्रोटेस्ट में शामिल थे, इनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इनका सम्मान आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज यहां पर मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वो हिम्मत दिखाई जो आजादी से पहले शहीद भगत सिंह जी ने दिखाई थी, जो आजादी से पहले क्रांतिकारियों ने दिखाई थी। और अंग्रेज जब हमारी जायज मांगों को सुनते नहीं थे तो उनके सामने आवाज बुलंद करके इन्होंने अपनी बात कहने का साहस दिखाया था शहीद भगत सिंह जी और उनके क्रांतिकारी साथियों ने। ठीक वही तस्वीर मैं कल से देख रहा हूं, वो वीडियो वायरल है पूरे हरियाणा के अंदर। और जिस भी शख्स से मेरी बात हुई उन्होंने ये कहा कि ये तस्वीरें हमको शहीद भगत सिंह जी और उनके क्रांतिकारी साथियों की याद दिलाती हैं कि किस तरीके से अगर सरकार तानाशाह हो जाए और आवाज सुनने को तैयार ना हो। इन्होंने भरसक प्रयास किए, पहले भी 2 बार जब मुख्यमंत्री रोहतक में आए तो इन्होंने छात्रों की समस्याओं को लेकर उनसे मिलने ज्ञापन देने का प्रयास किया, नहीं मिलवाया गया। और तीसरी बार कल भी इन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री अहंकार से भरे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी अहंकार से भरी हुई है, इसलिए उन्होंने इनका ज्ञापन लेने से, इनकी मांगे सुनने से इनकार कर दिया। तो इन्होंने अपने लोकतांत्रिक हक का इस्तेमाल करते हुए लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। इनकी मांगे क्या थी, मैं एक बार दीपक धनखड़ जी से कहूंगा कि वो मांगे आपके सामने बताएंगे और तब आपको पता चलेगा कि कितनी जायज मांगों के लिए पुलिस इनको गिरफ्तार किया, जबकि प्रोटेस्ट पे शाम को छोड़ दिया जाता है, इनको छोड़ा नहीं। 332 कॉजिंग इंजरी 332 की धारा ऐड कर दी कि इन्होंने किसी को चोट पहुंचाई है। सारा वाकया वीडियो पे था, 8-8, 10-10 कैमरों पे था, कहीं कोई सवाल ही पैदा नहीं होता किसी को इंजरी पहुंचाने का। लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधे इस पूरे केस में दबाव बनाया जा रहा था कि इन युवाओं का हौसला तोड़ो, इनका मनोबल तोड़ो, इनके खिलाफ ऐसी धाराएं लगाओ जिससे कि इनका भविष्य खराब हो, इनके ऊपर दबाव बने। मैं सैल्यूट करता हूं दोनों युवाओं को कि इन्होंने मजबूत हौसला बनाए रखा। मैं रात को भी मिला तब भी ये कह रहे थे कि जी बिल्कुल हौसला बुलंद है हमारा, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा आवाज इस तरीके की उठानी पड़ेगी, युवाओं के लिए उठाएंगे। और आज भी जब ये जमानत पर बाहर आए हैं उसी मजबूत हौसले के साथ आए हैं। अभी इनसे वही पूरी बात समझ रहे थे कि क्या क्या कल से इनका समय कैसे बीता, और इन्होंने बताया कि पूरे हौसले के साथ ये पूरी स्थिति का इन्होंने सामना किया। आगे भी ऐसे ही युवाओं के मुद्दों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। मैं दीपक धनखड़ से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको बताएं कि क्या लिखा हुआ था उस पर्चे के ऊपर, कौन से मुद्दे थे। थोड़ा सा आगे आप कुर्सी करके बताएं इनको कि क्या क्या उन मुद्दों के बारे में बताएं जो आपने उठाए। सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। जैसा कि हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग जी ने बताया कि हम किस प्रकार से लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्वक तरीके से अपनी आवाज़ उठाई। जहाँ तक कि मुद्दों की बात है, हम पिछले 5 साल से लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि जैसे दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा अरविंद जी ने चला रखी है, ऐसे ही कम से कम हरियाणा की हर एक बेटी के लिए, हर एक लड़की के लिए बसें चलवाई जाए, जिसको लेकर पिछले 5 साल से हम संघर्षरत थे। सरकार ने हमारे 3 साल पहले रक्षाबंधन पर परिवहन मंत्री ने हमारी बात सुनी और उन्होंने घोषणा भी की कि 600 बसें हमने चलवा दी हैं और 600 बसें जल्द ही चल पड़ेंगी। उस घोषणा को लेकर हम खुश भी हुए, हमने लड्डू भी बांटे, खुशी भी जाहिर की कि हमारा संघर्ष, हमारा प्रदर्शन कामयाब रहा। लेकिन वो केवल सरकार की अखबार में और अपनी वाहवाही लूटने के लिए एक न्यूज़ थी। तो जमीनी स्तर पर मैं सरकार से चैलेंज करता हूं कि आप एक भी डिस्ट्रिक्ट में दिखा दें कि स्पेशल गर्ल्स के लिए कोई बस चलती हो। काफ़ी लड़कियों के साथ हमारे पास, क्योंकि स्टूडेंट यूनियन
के पास, विभिन्न कॉलेजों के पास लड़की जो स्टूडेंट लीडर है उनके पास हर दिन आए दिन कंप्लेंट आती है कि भैया आज उस बस में हमारे साथ छेड़खानी हुई है, आज हमारे पेरेंट्स ने आने के लिए इसलिए मना कर दिया क्योंकि रात को जब हम बसेज में आते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि क्लासेस भी 5 बजे फिनिश होती हैं। तो हमारा मेन मकसद था गवर्नमेंट से कि भाई ये 600 बसों की जो आपने घोषणा की है ये ज़मीनी स्तर पर चलाई जाए, जिसको लेकर हमने पिछली बार भी जब मुख्यमंत्री जी एमडी यूनिवर्सिटी आए विरोध प्रदर्शन किया, वहाँ पर 50-60 लड़कियों ने खड़े होकर नारेबाजी भी की थी। पोस्टर के माध्यम से भी सरकार को जताया था कि लड़कियों के लिए बसें चलवाएं, लेकिन सरकार का उस पर कोई भी जवाब नहीं आया, ना वो ज़मीनी स्तर पर कुछ भी एक्शन हुआ, जिसको लेकर हम लगातार दूसरी तीसरी बार हमने आईसी कॉलेज में भी जब जन संवाद का कार्यक्रम था मुख्यमंत्री जी का, तभी हमने प्रशासन के माध्यम से रिक्वेस्ट की थी कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के कुछ मुद्दे हैं हमारे, ये एक मुद्दा है, ऐसे 5-6 मुद्दे हैं, 2-3 नवीन जी भी आपको बताएंगे। तो वहाँ भी हमने प्रयास किया, वहाँ पर भी हमें डिटेन कर लिया, हिरासत में ले लिया गया, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया गया। जहाँ तक की बात कल की है, हमारा CYSS छात्र दिवस संघर्ष समिति की जो कार्यपद्धति कार्यप्रणाली और जो हमारी मानसिकता है वो शांतिपूर्वक तरीके से संवैधानिक रूप से अपनी बातें सरकार को रखने का हमारा अधिकार है, और उसी तरीके से हम जा रहे थे उनके पास। हमने प्रशासनिक अधिकारियों से, रोहतक के जो CID के अधिकारी हैं, पुलिस के महकमे के अधिकारी हैं, उनसे परमिशन ली कि मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी MD यूनिवर्सिटी आ रहे हैं। हमारी लड़कियों की बसों के साथ साथ लगातार हर साल फीस बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर छात्र संघ चुनाव को लेकर विभिन्न मुद्दों को लेकर हमने मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से मिलना है। तो प्रशासन ने हमें कहा कि ठीक है, आप फैकल्टी हाउस आओ जाओ, वहाँ पर हम आपको मिलवा देंगे। हम फैकल्टी हाउस पहुँचने के बाद मुख्यमंत्री जी वहाँ पर पहुँचे तो हमें लगा कि अब हमें मिलवा दिया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी वहाँ पर लंच कर और वहाँ से निकल गए, और अधिकारियों ने हमें कह दिया कि भाई अब नहीं मिलेंगे आपसे। तो हमने अधिकारियों को कहा कि भाई हमसे नहीं मिलेंगे तो हम प्रदर्शन करेंगे, तो उन्होंने कहा तो जा चुके हैं, अब आपसे नहीं मिलेंगे। उसके बाद जैसे ही हम टैगोर ऑडिटोरियम की तरफ गए तो हमें लगा कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आएंगे, वहाँ पर हम पहुँचे तो वहाँ पर मुख्यमंत्री जी हमें मिले। वहाँ पर हमने वहाँ भी प्रयास किया कि भाई किसी न किसी तरीके से हमारा ज्ञापन ले लें, लेकिन हमारा वहाँ पर भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। मजबूरन हमें, क्योंकि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही थी, हमने विरोध प्रदर्शन किए, ज्ञापन दिए, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं कर रही थी, जिसको लेकर हमने वहाँ पर एक सांकेतिक तौर पर सरकार को जगाने का काम किया है, अपनी आवाज़ उठाने का काम किया है, और ऐसे ही 2-3 मुद्दे हैं उनके बारे में मैं नवीन से आग्रह करूँगा, नवीन शुक्ला जी से, कि वो भी बताएं कि उनका क्या मकसद था कल जो ये प्रोटेस्ट किया उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने, उसका क्या मकसद था और क्या मुद्दे जो उठाना चाहते हैं। सबसे पहले लोग करके जो प्रोटेस्ट मुद्दा पार्टी का इस मुद्दे को इस तरीके से जनता के बीच में लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मैं आप लोगों का स्वागत भी करता हूँ। देखिए, आम आदमी पार्टी की जो मूल विचारधारा है बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, तो शिक्षा हमारा जो है कि जो मेन और जो अहम मुद्दा रहता है, और शिक्षा के तहत ही हम लोग जो है वहाँ पे जो प्रोग्राम था वो शिक्षा से रिलेटेड ही प्रोग्राम था, PMC का जो तो अब तक जो बीजेपी सरकार ने 105 सरकारी स्कूल जो हरियाणा में बंद कर दिए थे। पिछले दिनों हम लोगों ने जो 37 दिन तक जो फैसिलिटी में जो है वहाँ पे हमने जो धरना प्रदर्शन भी किया था, बावजूद उसके वो स्कूल बंद हो गए, और सारे जो सरकारी स्कूल इन्होंने मौजूदा भाजपा सरकार ने, जसपा सरकार ने बंद करने का काम किया है। तो जिस तरीके से ये छदम नीति ला के PMC का यहाँ पे इनोग्रेशन कर रही थी, तो वो भी एक तरीके से लोगों को वोट बनाने का ये काम कर रहे हैं, उसका भी विरोध है जो हम लोग जो है शांतिपूर्वक ढंग से करने का काम किया। इसके अलावा बात की जाए गेस्ट टीचर, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, अब जो आप भी बताइए गेस्ट टीचर क्या कोई अध्यापक गेस्ट हो सकता है क्या? अध्यापक कभी गेस्ट अतिथि नहीं हो सकता, तो अध्यापक को परमानेंट किया जाए उन सब मांगों के तहत। इसके अलावा आप देखेंगे स्टूडेंट चाहे वो स्कूल में लगा लो, स्टूडेंट टीचर रेशो चाहे वो स्कूल में लगा लो चाहे कॉलेज में लगा लो, बेहद कम है। इवन तो हमने देखा जो सरकारी स्कूल बंद हुए हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, वहाँ पे टीचरों की रिक्रूटमेंट नहीं है, तो उस वजह से जो है वो स्कूल कंडम हो गए और खत्म हो गए। इसी तरीके से हायर एजुकेशन में भी यही काम है, आपसे पॉलिटेक्निक में चले जाए, चाहे सापला पॉलिटेक्निक में चले, चाहे महफल पॉलिटेक्निक में चले, चाहे सागर पॉलिटेक्निक में चले जाए, आप नियर बाई किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाए, या फिर विश्वविद्यालय में चले जाए, या महाविद्यालय में चले जाए, तो हर जगह जो है टीचर और स्टूडेंट की रेशो
वो बहुत ही मतलब जो टीचर बहुत ही कम है और स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा है। तो इसी हमने ये भी एक मांग रखी थी उन मांगों में से। अगर बात की जाए शिक्षा का बजट है, हरियाणा सरकार का शिक्षा का बजट बेहद कम है, ऑलमोस्ट 50% ये हमेशा रहा। पिछले अगर देखा जाए जैसे हमारे किसी को शिक्षा बजट को जो है हमने जो एज कम्पेयर को अगर देखा जाए दिल्ली में हमारी सरकार हमेशा से ही शिक्षा पे काम करती रही है। हम लोगों को सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हाँ जात पात की राजनीति से बाहर निकल के जो वास्तविक मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उन सब पे आधारित करने के लिए ये हमने जो है प्रदर्शन किया, सो दैट यहाँ की पीपल जो नेक्स्ट जनरेशन है वो जागे और नेक्स्ट जो चुनाव है तब तक इस अहंकारी तानाशाही सरकार को उखाड़ कर बाहर निकाल कर फेंकने का काम करें। तो आपने सुना कि दोनों हमारे जो युवा साथी हैं उन्होंने बताया। मैं आपको बता दूं कि नवीन सांपला IIT पास आउट है और दीपक धनखड़ जी लॉ ग्रेजुएट हैं। तो इस तरीके से आप देखें तो ऐसा नहीं है कि दोनों ब्रिलियंट छात्र हैं और छात्रों की समस्याओं को लेकर पूरा प्रोटेस्ट किया था। इसको अगर समअप मैं करना चाहूँ तो इस तरीके से कर सकता हूँ कि आज खट्टर साहब ने अपनी पीठ थपथपाई की। 9 साल में खट्टर सरकार ने, बीजेपी सरकार ने पता नहीं क्या क्या कर दिया, लेकिन ये जो तस्वीर है ये स्पष्ट करती है कि ना कॉलेजेस में टीचर हैं, ना छात्राओं के लिए बसें हैं, ना अच्छे कॉलेजेस का निर्माण कर पाए, ना अच्छे स्कूल बना पाए, सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो युवाओं को चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं है। बहुत सारे फ्रंट पे खट्टर सरकार फेल साबित हुई है, बीजेपी सरकार फेल साबित हुई है। अगर इसको 2 पंक्तियों में कहें तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार हो गई है पूरी तरह से फेल और इन्होंने पूरा का पूरा हरियाणा का जो स्ट्रक्चर बन रहा था, जो तरक्की कर रहा था हरियाणा, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। यानी हरियाणा में बीजेपी की फेल हो गई सरकार और हरियाणा के 9 साल इन्होंने कर दिए बेकार। ये साफ तौर पे स्पष्ट है कि खट्टर साहब का अहंकार हरियाणा के युवाओं को बहुत भारी पड़ रहा है। अच्छा अनुराग जी, ये जो तरीका अपनाया गया है इसमें कहा जा रहा है कि मांगों का जिक्र करना कम है, राजनीति ज़्यादा है। मैंने आपके सामने, दीपक ने भी आपको बताया, मैंने भी आपको बताया कि 3 दफा पहले भी प्रशासन ने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे। हमको ज्ञापन देने के लिए हमारे छात्र नेता जा रहे थे और क्या छात्रों से भी नहीं मिल सकते मुख्यमंत्री जी? क्या 2 छात्र उनके लिए कोई खतरा पैदा कर सकते हैं? प्रशासन की पूरी निगरानी में वो लंच कर सकते हैं अंदर बैठ के। ये युवा छात्र बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं और बाहर आके वो 1 मिनट के लिए इनका ज्ञापन नहीं रिसीव कर सकते थे। तो ये उनका अहंकार दिखाता है। जहां सत्ता में अहंकार आ जाए वहां पर किसी न किसी माध्यम से उनको सुनाना, उनको जनता की आवाज बताना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं दोनों युवा साथियों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने क्रांतिकारी तरीके से सरकार के सामने युवाओं की मांगों को उठाया। ये बिल्कुल जायज मांग है। वो पर्चे वहां जो इन्होंने फेंके थे मुख्यमंत्री के सामने, वो इसलिए क्योंकि रिसीव तो किए नहीं तो कैसे तो पहुंचेंगे ही, तो प्रशासन ने पहुंचाए होंगे कि जी ये पर्चे फेंके थे। उन पे नीचे लिखा हुआ था छोटे अक्षरों में कि हमने पहले कई बार ये प्रयास किया है कि इस ज्ञापन को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा पाए और जब वो प्रयास विफल हो गए तो हम मजबूरी में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। उन पर्चों पर ही लिखा हुआ था नीचे। क्योंकि इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जब सत्ता में अहंकार आ जाए, जब सरकार सुनने को तैयार ना हो, तो युवा क्या करें? 25 लाख युवा बेरोजगार है हरियाणा के अंदर, उनको ना रोजगार मिल रहा है ना शिक्षा मिल रही है, इसलिए किसी न किसी माध्यम से आवाज उठानी पड़ेगी। अच्छा, स्टेटस क्या है? कल गिरफ्तार किया जाता है, अब क्या स्टेटस? देखिए, अभी कोर्ट से आज हियरिंग हुई है कोर्ट में और कोर्ट ने पुलिस ने जो तरीका, मैं मोक्ष जी को कहूँगा, ये हमारे लीगल सेल के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी कहूँगा थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे आपको, लेकिन मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ कि आज कोर्ट में हियरिंग हुई है। कोर्ट ने भी ये पाया कि जो पुलिस का काम करने का प्रोसेस था, जो बिना नोटिस के इनको गिरफ्तार किया गया या जो तमाम जो उनको डील करने का तरीका था पूरे केस को, वो सही नहीं था और इनको उन केस की धाराओं पर सारी सुनवाई करने के बाद दोनों को फिलहाल जमानत पर छोड़ा गया है और ये केस हम लीगली आगे इसको फाइट करेंगे। जो इसका लीगल पहलू है वो मैं मोक्ष जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको 2 लाइनों में वो स्पष्ट तरीके से इसको समझा सकें। जी।
मामला कोर्ट में पेंडिंग है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। बस इतना ही है कि इसमें 2 मुख्य सेक्शन लगे हुए हैं, 332 और 353, जिसमें ये है साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट को उनके काम करने में ऑब्स्ट्रक्शन करता है तो उसके खिलाफ ये धाराएं लगाई जाती हैं। तो हमने जज साहब को वीडियो दिखाया, जो वीडियो रिकॉर्डेड है, आप सबने कल देखा था, और वो इन्होंने जो बच्चे जिस तरीके से उड़ाए थे और जो तरीका था कि ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर रहे किसी भी उसमें, और जज साहब ने एक बहुत अच्छा कमेंट किया जो गवर्नमेंट काउंसिल थे उनको, कि अगर आप इनकी बात नहीं सुनेंगे तो लोकतांत्रिक तरीके में इनके पास और दूसरा तरीका क्या है। तो ये एक जो हमारी आर्गूमेंट हुई तो उस समय एक ये ऑब्जर्वेशन जज साहब की थी, और इसी के चलते फिर उन्होंने इनको आज बेल का ऑर्डर दिया, और अब अगली तारीख इसमें 13 फरवरी लगी है, और 13 फरवरी को आगे फिर हम इसमें डिस्चार्ज के लिए इस मैटर को आगे किनकी कोर्ट में नोटिस करेंगे? ये आदित्य सिंह यादव जी की जो मजिस्ट्रेट साहब हैं यहाँ पर उनकी एक दूसरे कारण और कोई सवाल है? बाकी सब धाराएं जो इंजरी वाली है 29 तारीख को केजरीवाल भी आ रहे थे। देखिए 29 तारीख का जो अरविंद केजरीवाल जी का प्रोग्राम है वो पोस्टपोन किया गया है। वो 5 तारीख को अब आ रहे हैं हरियाणा के अंदर, और वही सस्पेंस। हाँ, तो अभी तक चूंकि वेन्यू फाइनल नहीं हुआ है, वो जब तक बुक नहीं हो जाता है वेन्यू तब तक हम बता नहीं सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि सेंट्रल प्लेस होगा, रोहतक या जींद के आसपास कहीं कोई एरिया होगा जहां पर हम ये करने वाले हैं कार्यक्रम, और इसमें करीब 11,000 हमारे पदाधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे, जिसमें जो 7,000 के आसपास 6,500-7,000 के आसपास जो ग्राम सचिव बनाए गए हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह है। तो ये काफी बड़ा कार्यक्रम, और ग्रास रूट लेवल तक हमारे संगठन के पहुंचने के बाद एक बड़ा कार्यक्रम है। हमारी कोशिश है कि संगठन की रूपरेखा पूरी होने के बाद हम पॉलिटिकल कैंपेन शुरू किया। आपने 9 साल का जिक्र किया सरकार का, मुख्यमंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम जो सरकार के विकास कार्यों की रूपरेखा जारी की, बताइए। मैं वही कह रहा हूं आपको कि 9 साल के बाद अगर जनता आपकी रिपोर्ट कार्ड पे तालियां ना बजाए, और अगर आप प्रेस को, मीडिया को बुला के अगर खुद ही अपनी पेट थपथपाएं, तो इससे समझ में आता है कि आपने 9 साल में कुछ नहीं किया। जनता तो कहीं गवाही नहीं दे रही। मैंने पिछले कई महीनों में एक भी ऐसा वीडियो नहीं देखा किसी सोशल मीडिया पे या कहीं कोई खट्टर साहब की सरकार की तारीफ कर रहा हो किसी तरीके से। इससे पता चलता है प्रदूषण के मामले में हरियाणा सरकार फेल, रोजगार के मामले में हरियाणा सरकार फेल, किसानों के मुद्दों पे हरियाणा सरकार फेल, ये जितने भी आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, ये अपने अधिकारों के लिए लड़ के ले ले तो कुछ ठीक है, फेल। सरपंचों के अधिकार के मामले में हरियाणा सरकार फेल, महिलाओं की सुरक्षा के मामले में हरियाणा सरकार फेल। संदीप सिंह को आज भी मंत्री बनाए हुए हैं। आप जो मर्जी किसी वर्ग का कोई भी मुद्दा उठा के देख लीजिए, सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे लोगों के बीच में लड़ाने और आग लगाने के सिवा भारतीय जनता पार्टी की पिछले 9 साल में कोई उपलब्धि नहीं है। पूरी तरह से फेल रही है खट्टर सरकार। 9 साल हरियाणा के कर दिए बेकार।